कल के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो पिछले किसी भी लेक्चर से? जी सर, मैंने आपको अपनी असाइनमेंट दिखानी थी और उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, वो मैंने आपसे पूछना था। जी मैं आप स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं। जी ठीक है, मैं करती हूँ। जी सर, शो हो रही है आपको? जी मैम स्क्रीन शेयर हो रही है। जी ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो इसमें जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें, इस जगह पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं लग रही। इसके अलावा यहाँ पे भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं लग रही। और इसके अलावा ये जो चीज़ है, इसमें बस टर्निप और कैरेट आना चाहिए था और पोटैटो आना चाहिए था, लेकिन इसमें ग्रेप्स और बनाना भी आ रहा है। इसकी भी मुझे समझ नहीं लग रही कि ये क्यों आ रहा है। क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली हुई है वो तो टर्निप हुई है ना, तो इसकी जो आईडी है वो 4 है, जबकि ग्रेप्स और बनाना जो है इनकी आईडी जो है वो 3 है। तो 4 वाली ओपन होनी चाहिए थी ना साथ में, तो ये सारी की सारी क्यों ओपन हो रही है? जी जी। तो अच्छा, ये कौन सी है आपकी? आपने फ्रूट कौन सा ओपन किया है? पोस्ट कौन सी ओपन की है? ये आपने वेबसाइट ओपन की है? ये वेबसाइट का एड्रेस है या ये फिर नहीं सर, पोस्ट ये ओपन मैंने की है? खुद से बनाई है, असाइनमेंट थी ये मेरी। ओके। अच्छा, ये ये मेरी आपके असाइनमेंट। आपके होम पेज का एड्रेस है ये? ये सर ब्लॉग पेज है। मतलब इंडेक्स पेज? जी जी, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये काम करेगा सिंगल पोस्ट पे? सिंगल पोस्ट के लिए आपने बनाया था ये? मतलब सिंगल एक्चुअली जो जी जी। हमने जी सर, ठीक है। ये अच्छा देखिए ना, पोस्ट। ये सिंगल पेज भी मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको अपना पोस्ट पे जाऊँ, डैशबोर्ड पे? जी कोई भी सिंगल पोस्ट ओपन कर लें। यहाँ से ओपन कर लूँ या उधर जाकर डैशबोर्ड डैशबोर्ड से ओपन करूँ? यहाँ से ओपन कर लें। रीड मोर करें। ठीक है, ये ले। ये देखिए वो ओपन हुई है और साथ में ये बॉक्सेस भी ओपन हुए हैं। ठीक है। अब मुझे इस अब चीज़ से अब समझ नहीं आ रही कि ये सब के सब। जी जी। अच्छा, तो अब अपनी एडमिन डैशबोर्ड से कैटेगरीज भी दिखा दें कि किस तरह से लाइक मैनेज कर रही हैं आप, किस तरह से आपने कैटेगरीज क्रिएट की हुई है। ठीक है। तो ये मेरी कैटेगरीज हैं। अच्छा, आप जाएं उधर आल पोस्ट में जाएं, हम वहां से देखते हैं। उनके साइड पे लिखा होता है कैटेगरी। जी जी। तो इसको ओपन रहने दें और आप ना यहाँ पे इसके साइड पे यहाँ कैरेट पे क्लिक करें। कैरेट पे क्लिक नहीं करें, होवर करें सिर्फ कैरेट के ऊपर। जी, इसके साइड पे आ रहा व्यू, और इसको ना व्यू न्यू टैब में ओपन करें। इसको रहने दें ओपन। बैक जाएं। यहाँ पे जो व्यू जी, आ रहा है क्लिक ना, करें इसको इसके न्यू ऊपर। टैब में ओपन, इसको न्यू टैब में ओपन करें। जी ठीक है। अब अच्छा, ये जो नीचे शो हो रही हैं ये आपकी कैटेगरीज हैं? ये जो कैरेट पोटैटो और ग्रेप्स, ये कैटेगरीज हैं? ये पोस्ट है और इनकी कैटेगरीज वेजिटेबल और फ्रूट है। जो वेजिटेबल्स हमें टर्निप और कैरेट और टमाटर है, जो फ्रूट्स हैं हमें ग्रेप्स और बनाना और एप्पल है। तो एप्पल इधर नहीं शो हो रहा है और बाकी ये सारी शो हो रही है इधर। अच्छा, ये पोस्ट है। और अच्छा, मैं चाह रहा था कि आप दूसरे इस टैब में ओपन करिए। आप दूसरे टैब इसको अलग से ओपन करें ना, डैशबोर्ड को, जहां से हम देख सकें कि कैटेगरी कौन सी है इसकी। इसको मैं भी व्यू डुप्लीकेट के कर ऊपर ही लें। क्लिक कर रही हूँ।
इसको एक डुप्लीकेट सेकंड, करूँ? एक सेकंड, इसको व्यू को आप न्यू टैब में ओपन करें, इस कैरेट वाली पोस्ट को न्यू टैब में ओपन करें, क्लिक करें, राइट क्लिक करें। जी, ये आप ओपन ओपन लिंक इन न्यू टैब करें। ठीक है। जी, अब देखिए जो कैरेट है उसकी कैटेगरी है वेजिटेबल्स, ठीक है। और जी इसमें दो पोस्ट और हैं, ठीक है, पोटैटो है और टर्निप लिखा हुआ है शायद आपने। तो जी ये दो पोस्ट हैं, तो ये दो पोस्ट शो होनी चाहिए साइड बार में, राइट, जी थर्ड वाले बॉक्स में। तो अब उधर जाएं और अब देखते हैं जी हम कि जी कौन कौन सी show है। उधर जो न्यू पोस्ट ओपन हुई है, उधर जो साइड पे हो रही थी, ये जो साइड राइट साइड पे टैब है आपका, एक सेकंड में मार्क कर ये देता हूँ, ये वाला टैब। जी करें। अच्छा ठीक है, ये लें। ये देखिए ना, यहाँ पे ग्रेप्स और बनाना भी आ रहे हैं इधर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी लॉजिक में कोई इशू है, ठीक है। तो अब कोड ओपन करें अपना। जी ठीक है। ये लें। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड। ये कोड है थर्ड बॉक्स वाला। जी जी ये तो ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लाइन 15 से। ठीक है मैम, एक्चुअली ये इस तरह से नहीं था, ये हमने किया था कि सिंगल कैटेगरी को, सिंगल कैटेगरी की आईडी की बेस पे हम पोस्ट किस तरह से फैच करें। तो ये जो हम लॉजिक आप दिखा रही हैं कि वो किस तरह से हो नहीं रही, अब नीचे आए थोड़ा सा, उसमें गेट क्यूरिड ऑब्जेक्ट का फंक्शन यूज हुआ, तो वो आपने कहाँ पे यूज किया, गेट क्यूरिड ऑब्जेक्ट, वो आपने यूज ही अभी नहीं मैंने किया। किया हुआ है, ये है ठीक है, 68 लाइन लाइन नंबर, पे। जी जी, लाइन नंबर 68 पे अब नीचे आए, यहाँ से हम देखते हैं कोड। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, एक सेकंड। सबसे पहले करंट करंट पोस्ट है, उसके बाद गेट क्यूरेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और करंट पोस्ट की आईडी आपने फेच किया है WP गेट पोस्ट कैटेगरी से, ठीक है। और उसमें कैटेगरी आईडी है। अब थोड़ा स्क्रॉल करें नीचे, और इसमें आर्गुमेंट में आपने, अच्छा, ये जो कैटेगरी है लाइन नंबर 72, यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, इसकी शॉर्ट है, मतलब इसको लिखें आप कैटेगरी इन, कैटेगरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन। जी, इस तरह से इन लिखें, नीचे नहीं IN। आता। जी, जी तो एक सेकंड और भी देख लेते हैं हम, कोई और एरर हो तो। कैटेगरी इन, और इसमें कैटेगरी आईडी है आपकी। और ये अब सेव करें, इसको देखते हैं, एक दफ़ा सेव करके देखें। जी सेव किया है। देखें, अब रीलोड देखूं? करें अब जो, जी 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 सर्च हो जी गया सही। जी, थोड़ी सर थैंक यू। यूर वेलकम। अच्छा सर, ओके, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्यों अप्लाई नहीं हुई थी इधर? तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी इसलिए अप्लाई नहीं हो रही होगी कि आपने जो इसके आउटर डिव को टारगेट किया होगा, मतलब इससे आउटर डिव है जो उसको टारगेट किया होगा। समटाइम्स ये होता है कि हम दो दो डिव दे देते हैं, एक डिव के अंदर एक और डिव देते हैं, और फिर जो बाहर वाली होती है उसको फ्लेक्स दे रहे होते हैं, तो सर इसलिए भी मेन अप्लाई डिव नहीं को होती। ही फ्लेक्स देनी होती है ना? ये देखना, ये जी इसकी जी, मेन मेन को डिव है, ही। इसको मैंने फ्लेक्स दी हुई है। हाँ जी, तो ये देखे ना। जहाँ पे आपने जहाँ पे आपने कोड रखा हुआ है वो भी दिखाएं, जहाँ पे आपने इसको रजिस्टर किया है, जहाँ पे फ्रंट एंड में डिस्प्ले किया। जी ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपने उसी दिन यहाँ पे सिखाया था क्लास रजिस्टर करना। यहाँ से ही क्लास रजिस्टर करके बाद में उसको स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो मैंने भी ऐसे किया था। ठीक है, फ्रंट एंड पे आपने कहाँ पे इसको करवाया है, फ्रंट एंड पे जहाँ पे डिस्प्ले करवाया वो वाला कोड ओपन करें आप। वो तो फंक्शन स्टार्ट PHP में था ना। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाया हुआ आपने,
जो मेन्यू करवाया था हेडर में होगा वो, हेडर डॉट पीएचपी में। जी जी। वहाँ उसको ओपन करें। यही यही आपको दिखा रही हूँ अभी। एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, मेन्यू क्लास है। सर ये इशू तो नहीं कि इसको डिम में लिखना था? अच्छा, आप उधर मुझे जाएं, यहाँ पे लग रहा है फंक्शन, फंक्शन डॉट पीएचपी में जाएं। जी। जहाँ पे मेन्यू रजिस्टर किया वहाँ पे। ये सर 932, नहीं ये साइड बार है। ये है, ये सर ये 21 और 22 23 24 पे। ठीक है। प्राइमरी मेन्यू है। तो फ्रंट एंड पे जाएं आप उधर एक दफ़ा, स्टाइलिंग में जाएं। कहाँ पे? स्टाइल डॉट सीएसएस में। जी जी। तो हैवर टू, और इसमें आप एल आई को टारगेट करें या यूएल को टारगेट करें, एक दफ़ा एल आई को कर दें। जी ठीक है। इसमें इसके साथ ही लिख दूं? हाँ, नेबर टू के साथ लिखते हैं आप एल आई। ठीक है। अब देखूं? ठीक है, देखें। अब भी वो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी तो नहीं हुई, और जो स्टाइलिंग है वो वाली हुई है। हम्म, ये मैंने किया ना अच्छा। लिस्ट स्टाइलिंग नन, ये सिर्फ हुई है, तो फ्लेक्स की नहीं हुई। अच्छा, आपने ना इसको कहीं किसी और डिव के अंदर रखा होगा, मतलब मेन्यू को हेडर डॉट पीएचपी में ना। सर मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये देखें ना आप, मैंने आपसे भी पूछा था कि इसको ये देखें, यहाँ इसकी एंडिंग डिव तो है लेकिन स्टार्टिंग डिव इसकी नहीं है, तो ये इशू होगा मुझे लगता है। नहीं, ये जो डिव है ये ऊपर से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, साइट टाइटल में। तो फिर इसको डिव में रखने की जरूरत नहीं है, जी इस सर, चीज मोहम्मद को। बिलाल। अच्छा, इसको मैम दे दें डिव, कोई इसको डिव दे दें, ठीक है। इसको कोई डिव दें। सब ठीक टाइम है, मैं एक देती हूँ। हल ये भी है कि आप इस सारे कोड को उठाएं और चैट जीपीटी में डालें, उसको से पूछ लें कि एरर क्या है, वो आपको बता देगा। एक सेकंड। चैट इसको जीपीटी क्लास, से बेहतर है आप बिंग पे देखें या बार्ड पे देखें, क्योंकि चैट जीपीटी कोड के लिहाज से बेहतरीन नहीं देता है, उसमें और भी मजीद एडर्स होते हैं। तो आप बार्ड पे निकालें, यानी गूगल के जो आजकल जी में बना हुआ है उस पर निकालिए, उस पर आपको लास्ट मिल जाएगा। सिंपल, इसको ना कोई क्लास दें और इसको इसको टारगेट करें जी। इधर ही एक दफ़ा कर लें ट्राई, इधर स्टाइल का टैग ओपन करके, और ये स्पेस ख़त्म कर दें। ये स्पेस दे दिया आपने जो, जी ये जो क्लास में स्पेस दिया आपने। जी जी ठीक है। नहीं है स्पेस सर। ये हेडर वन से पहले क्लास में लाइन नंबर 24, क्लास में कोट्स के अंदर स्पेस है। जी 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 ठीक है। स्टाइलिंग डिव के अंदर ही इसको देनी है? इसको सेव भी कर दें, और ये लाइन नंबर 37 पे ना स्टाइल टैग ओपन करके, जी यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको दें डिस्प्ले फ्लैक्स। अब देखूं? इसको को क्लोज भी कर दे, सेमीकोलन लगा दें, लगाया नहीं, लग गया, ठीक है। नो सर। ठीक है, रिफ्रेश करें आप। किया मैंने।
हमें डिले शो हो रहा है, मे बी आपने अभी किया नहीं है। फिर ठीक है, मैं तो ना फिर दफा सेव कर लें। आई थिंक शायद आपने सेव नहीं किया। नहीं नहीं, सेव कर लिया मैंने। मैं देख लेती हूँ अच्छा फिर मैम, भी। एक सेकंड, इसको ना हेडर डॉट पीएचपी जी में ना आप ये जो लाइन नंबर 33 है, लाइन नंबर 33 से लेके 24 तक ना इसको कट करें यहाँ से, 33 ये वाली से कह रहे हैं? ऊपर। जी जी, ये डिव इनको इंक्लूड कट करके, कर। नहीं नहीं, इसको कप कॉपी करना है, कॉपी करना है जी, नहीं कॉपी करें इसको, जी मतलब इसको जी हटा दें ठीक है। यहाँ से, कंट्रोल एक्स करें, 33 से लेके ना ठीक है। 24 तक। जी ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, कंट्रोल ही करें, इसको हटाना नहीं है, मतलब मेरा, मैं चाह रहा हूँ कि उसको जो पहले से डिव है उससे बाहर लेके आए, जो लाइन नंबर 33 है, ठीक है, वहां से लेके 24 जी तक जो है ना उसको कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है। लाइन नंबर 34 के बाद पेस्ट करें इसको, मे भी पहले से जो स्टाइलिंग हो उसके साथ कंफ्लिक्ट हो। 34 के बाद? जी। अब अच्छा तो अब देखूं? इसको सेव करें। जी अब सेव करें। कर लिए सेव। अब तो वो गायब, वो नीचे आ गया ना, ये देखें यहाँ पे आ गया। सर आप ऐसा करें कि आप स्टार्ट कर एक्चुअली लें क्लास, तो मैं आपको स्लैब पे शेयर कर दूंगी, फिर आप वहां से देख कर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया तो फिर यहाँ पे टाइम जी, वेस्ट हो रहा है। जी ठीक है। जी ओके, सर थैंक यू। नेवर 2 जो है इस तरह की है क्लास, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ओके, ठीक है समय भी थैंक यू कोई, सर। यूर वेलकम। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो कल हमने देखा था कि हमने दो ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करवाए थे, और उनकी वैल्यूज़ को सेव करके हमने फ्रंट एंड का जो कलर है वो चेंज करवाया था। और एक और ऑप्शन हमने इंट्रोड्यूस कराया था, वो था फ़ॉन्ट फैमिली के लिए, ठीक है, उसको हमने यूज़ नहीं किया था। तो आज हम एक और ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो चाइल्ड थीम्स हैं वो क्या होते हैं वर्डप्रेस में, और उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन जो है वो, जो इनसे डिफरेंस है कि चेक बॉक्सेस हम किस तरह से उनकी वैल्यूज़ को सेव कराते हैं और उनको फ्रंट एंड पे किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो हम एक चेक बॉक्स यहाँ पे लिखने लगे हैं, मतलब चेक बॉक्स का कोड, उसकी वैल्यू को सेव करवाएंगे, और उस वैल्यू की बेस पे हम फ्रंट एंड पे कोई ना कोई चेंज करेंगे, ठीक है। मे बी ये लोगो या मे बी ये टेक्स्ट जो है इसको हाइड और शो करवाएंगे इस चेक बॉक्स की बेस पे जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ डिसेबल लोगो, डिसेबल लोगो। और इनपुट इसकी जो टाइप है वो होगी चेकबॉक्स, और आईडी डिसेबल लोगो, और नेम डिसेबल लोगो, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, मतलब चेकबॉक्स है, इस तरह से शो होगा। इसको हम चेक करें या अनचेक करेंगे, और इसकी बेस पे फ्रंट एंड पे कोई चेंज करवाएंगे, कोई एक चीज़ चेंज करवाएंगे। तो अब जो हमने वेरिएबल्स लिए थे कल, उसी में एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डिसेबल लोगो। इसकी शुरू की वैल्यू एम्प्टी है, और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है बाकी दोनों वेरिएबल्स के लिए। तो थर्ड वेरिएबल जो हमने अभी लगाया है, मतलब अभी हमने डिक्लेयर किया है माय ऑप्शंस में, इसका जो है वो है डिसेबल
लोगो। ठीक है, इसकी इसको भी, इसके लिए मैंने चेकबॉक्स लगा दिया कि अगर सेट हो तो देन ही एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। और डिसेबल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ अपडेट्स में भी जी, यहाँ तक अपडेट तक हो गया। और अब अभी मैं एक यहाँ पे समझाऊं कि ये जो है चेकबॉक्स, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब देखें कि जो चेकबॉक्स था, चेकबॉक्स की मैंने जो वैल्यू है वो सेव कर रहा हूँ, लेकिन चेकबॉक्स की वैल्यू सेव नहीं हो रही। ठीक है, मैं इसको सर चेक कर रहा हूँ। अपडेट ऑप्शन से ऊपर भी आपने वो डिसेबल लोगो का करना था, इफ कंडीशन जहाँ पे इफ इज सेट है वहाँ पे नहीं ऐड किए। जी सर, नहीं, अभी बिल्कुल मैं इफ सेट नहीं ऐड किया। कहाँ पे? ये सर ये ऊपर अपडेट जाके ऑप्शन यहाँ पे देखिए। इज सेट पोस्ट सेव बटन, ये 20 लाइन है, इस पे आपने फोर्ट फैमिली और फोर्ट कलर सेव किया है ना, इधर शायद। बिल्कुल। अभी इसका हमने करना है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये देखें कि ये एम्प्टी है ना, मतलब ये चेकबॉक्स अभी चेक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके इनपुट फील्ड में, कहाँ पे, यहाँ पे अगर लगाऊं चेक्ड, तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो चेक्ड आएगी। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये चेक्ड ही रहेगा। मैं इसको ख़त्म करके सेव करूँगा तो फिर भी वो चेक्ड ही रहेगा। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था, ये चेक्ड का ये कीवर्ड यूज़ करें हम तो ये हमें चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक मिलता है। ठीक है, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा अभी। तो यहाँ पे इसको अपडेट हमने करना है। और किस तरह से करना है कि ये ऊपर वाले जो थे वो टेक्स्ट फील्ड थे, लेकिन ये चेकबॉक्स है एक, तो इसमें ये यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे मेरा वेरिएबल डिसेबल लोगो, और यहाँ पे मेरी की जो मैंने यूज़ की है। जी, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू सेट हो, मतलब चेकबॉक्स चेक्ड हो, तो इसमें 1 स्टोर करवा दो। और अगर इसकी चेक नहीं है वैल्यू तो 0 स्टोर करवा दो। ठीक है, ये बेसिकली इसमें हम करते हैं। और देन इसकी वैल्यू हम इस चेकबॉक्स में भी यूज़ करते हैं पीएचपी में, इस चेक को एक्सेस करवाने के लिए, मतलब इस चेक को चेक रखने के लिए या अनचेक रखने के लिए इसी वेरिएबल पे हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे किस तरह से, मैं इफ लिखता हूँ, इफ डिसेबल लोगो, मतलब कि अगर इसमें 1 वैल्यू होगी, ठीक है, इस वेरिएबल में, तो एको करवाओ चेक्ड। ठीक है, इस कंसेप्ट की समझ आई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब ये कि जब इसमें वैल्यू 1 स्टोर होगी तो ये तब चेक्ड रहेगा। ठीक है, और जब इसमें वैल्यू 0 होगी तो तब ये अनचेक्ड हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इसको देखता हूँ कि अच्छा, जो चेक्ड था, चेक्ड का जो कीवर्ड यूज किया था मैंने वो हटा दिया था। मैं इसको चेक करके अब मैं सेव करता हूँ, तो अब ये चेक्ड रह गया। और अब मैं इसको अनचेक करके सेव करता हूँ, तो अब ये अनचेक्ड रह गया। तो मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है डेटाबेस में सेव करने पे, और अपडेट भी हो रही है। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ नो तक? सर। नो सर। ओके। ओके, तो अब हम इस चेक्ड की जो वैल्यू स्टोर है चेक बॉक्स में, उसको हम फ्रंट एंड पे एक्सेस करते हैं और उसकी बेस पे कोई कंडीशन लगाते हैं। तो हेडर डॉट पीएचपी में थे हम, कल हमने यहाँ पे काम किया था। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली तक है, और मैं इसके लिए एक न्यू ले लेता हूँ वेरिएबल।
डिसेबल लोगो और यहाँ पे की भी डिसेबल लोगो। तो मेरा लोगो कहाँ पे शो हो रहा है? यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पे रख दूँ ताकि वो वेरिएबल एक्सेस का इशू ना आए। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ कि इस पीएचपी के अंदर तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करूंगा कि इफ डिसेबल लोगो उसकी वैल्यू जो है वो अगर 1 है या 0 है तो तब मैं लगाऊंगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू 1 लगाई तो इसका मतलब है कि किसी ने लोगो जो है वो डिसेबल कर दिया। ठीक है, मतलब वैल्यू 1 ही स्टोर तभी होगी जब वो बॉक्स जो है वो चेक्ड होगा। तो जब वो बॉक्स चेक्ड होगा तो मतलब यूजर चाह रहा है कि लोगो जो है वो उसे ना दिखे। तो मतलब जब 1 होगा तो लोगो हाइड करना चाह रहा है और जब 0 होगा तो वो उसको शो करवाना चाह रहा है। तो मैं इसको कट करके यहाँ पे 0 की कंडीशन के अंदर रख रहा हूँ कि जब वो 0 होगा तो बाय डिफॉल्ट शो होगा और जब 1 होगा चेक्ड होगा तो तब वो डिसेबल होगा। इस बात की समझ आई है? जी सर। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कि हमारा लोगो जो है वो शो हो रहा है। तो इसको टिक करते हैं, मतलब यूजर ने लोगो डिसेबल कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, मतलब लोगो डिसेबल कर दिया, वैल्यू 1 स्टोर हो गई, लेकिन हमने कंडीशन ये लगाई है कि जब 0 हो तभी शो हो। ठीक है, 1 1 पे नहीं लगाई हमने। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो हम दोबारा देख लेते हैं। आप लोग रिस्पॉन्स तो करें कि समझ आई है या नहीं आई। नहीं सर, समझ आ गई। ओके, तो कोई रिपीट करेगा? जी सर, मैं करूँ? जी, तो हम सर आपने 3 पेज में जाते हैं। जी सर। जी। सर कल हमने फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट कलर पढ़ा था, उसमें आज आपने सर एक और ऑप्शन ऐड किया, डिसेबल लोगो चेक बॉक्स। ठीक है, तो उसके अंदर आपने कहा है कि अगर तो जो डिसेबल लोगो है उसमें वैल्यू क्या नाम है, डिसेबल लोगों में जो वैल्यू है ना वो चेक्ड मतलब आए। अगर उसके अंदर वैल्यू हो 1 तो चेक्ड आ जाए, अगर 0 हो तो अनचेक आ जाए। उसके बाद हमने सब सब में ऐड कर दिया डिसेबल लोगो, माई ऑप्शन यानी कि अड़े में उसमें भी ऐड कर दिया। और क्या नाम है, दूसरे दोनों कंडीशन में ऐड कर दिया। और अपडेट ऑप्शन जो कल हमने माई डाटा के वेरिएबल में भी ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उधर कंडीशन लगाइए जाके लोगो वाले ऑप्शन पे। सॉरी 2 मिनट, इधर इधर हमने ऐड किया ना कि अगर तो 0 होगा तो वो शो करवाएगा उसको लोगो को। तो अगर वो 1 होगा उसके अंदर वैल्यू वैल्यू के अंदर वैल्यू 1 होगी तो वो जो लोगो है वो डिसेबल हो जाएगा। जी बिल्कुल। जी थैंक यू। ओके, तो अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें आप और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें ड्रॉप डाउन भी और चेक बॉक्सेस भी, बाकी रेडियो बटन, जितनी भी इनपुट टाइप्स होती हैं सबकी आप इसी तरह से वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। और जो इनपुट के फील्ड्स होते हैं उनमें किस तरह से वैल्यूज अपडेट करवाते हैं वो आप लोगों ने देखा। यहाँ पे हमने क्या किया थीम सेटिंग्स में कि पीएचपी के वेरिएबल्स ही कॉल करके उन वेरिएबल्स को एक्सेस करके हम
इको करवा देते हैं इफ एल्स की कंडीशन लगा के। ठीक है, मतलब इको करवा देते हैं डायरेक्ट ही। एक ही कंडीशन लगती है कि अगर उसमें वैल्यू कोई है तो ये करवा दो, अगर नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग करवा दो। मतलब हमने मल्टीपल अगर कंडीशन यूज करनी है तो आप बहुत अच्छे फॉर्म्स बना सकते हैं इस पेज के ऊपर, और अपनी जो फ्रंट एंड की वेबसाइट है उसमें बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हमने एक और यूज़ नहीं किया अभी, जो फॉन्ट फैमिली वाला था, ये हमने यूज़ नहीं किया अभी तक। इसको भी देख लेते हैं, देन हम चाइल्ड चलते हैं। तो फॉन्ट फैमिली हम किसकी चेंज करें? हम हमने डिस्क्रिप्शन का कलर चेंज किया था, और हम जो H1 है इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टाइल का टैग लिया और मैंने PHP स्टार्ट और एंड की। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी भी कॉल करनी पड़ेगी जो मैं स्टाइल के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो फॉन्ट फैमिली, और मैंने कॉलन लगाया, और यहाँ पे मुझे एको करवाना पड़ेगा अपने वेरिएबल का नाम, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो अब जो H1 है जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है, उसका जो फॉन्ट है वो चेंज होना चाहिए यहाँ से। तो मैंने इसको सेव किया, और इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, चेंज हो रहा है। और कोई फॉन्ट अगर आपके जहन में हो, हम ट्राई कर लेते हैं। सर कोई ऐसा फॉन्ट ले जो बाय डिफ़ॉल्ट ना हो और हमें कहीं से फ़ैच करवाना हो। जैसे कुछ HTML में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और कुछ हमें कहीं से उनका वो लिंक लेके उन्हें ऐड करना पड़ता है। वो ऑब्वियसली नहीं होंगे, वो आपको पहले गूगल से गूगल फॉन्ट के थ्रू फैच करने पड़ेंगे, आपके CSS में इंपोर्ट करने पड़ेंगे, या HTML में जैसे ही आप उनको करना चाह रहे हैं देन आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, पहले उनको ओके सर, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। और नीचे वाले की स्टाइलिंग खराब हुई है क्योंकि वो एक ही डिव में है इसलिए। तो जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर जी जी। सर जहाँ पे आपने फॉर्म क्रिएट किया, एक मिनट उधर जाइएगा, मेरा क्वेश्चन था उधर से। मुझे लगता है मैंने ये कल मिस कर दिया था इस लाइन को, और मुझे अब समझ नहीं आ रही उसकी। जी मैम। सर ये फॉर्म में जाइएगा जरा, फॉर्म में। अच्छा, ये जो आपने लिखा हुआ है एको ESCATTR, इसका क्या मतलब है? ये मैंने कल लिखते ही ये मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, ये टेक्स्ट फील्ड है। तो जो जी जो जी। हमने पढ़ा था स्केप एट्रीब्यूट। जी, स्केप एट्रीब्यूट का मतलब जो जी सर। HTML के टैग्स होंगे, जो HTML के टैग्स होंगे उनको स्केप कर दें। ठीक है, मतलब उनको ठीक इंक्लूड है, ना करें। थैंक यू। जैसे हमने HTML स्ट्रिप टैग्स पढ़ा था एक, वो जब हमने PHP पढ़ी थी, तो इस तरह के और भी सिमिलर होते हैं, स्केप HTML, स्केप एट्रीब्यूट्स, या स्केप इनपुट फील्ड, इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं, सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड। तो ये इसीलिए होते हैं कि HTML की जो टैग्स हैं वो एग्जीक्यूट ना हो इधर हमारी इनपुट में। ठीक है, तो हम ठीक नेक्स्ट है। ये देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये जो हम थीम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अभी, और अभी मैं चाइल्ड थीम का बताने लगा हूँ। इसके बाद मंडे से हम प्लगइन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और जो प्लगइन डेवलपमेंट में हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे वो सारी की सारी हम अपने थीम में भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, उनमें प्लगइन डेवलपमेंट में और थीम डेवलपमेंट में कोई फीचर नहीं है, और मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस अगर है तो इस लिहाज से है कि अगर आपको कोई फीचर चाहिए अलग से, मतलब आप चाह रहे हैं सिर्फ एक आपको सिंपल सा फीचर चाहिए, तो आप बजाय शुरू से थीम डेवलप करने के, आप एक छोटा सा प्लगइन बना लेते हैं, अपना सारा कोड जो है प्लगइन में रख लेते हैं। ठीक है,
तो जो प्लगइन का कोड है वो सारा आप अपने थीम में, थीम के फंक्शन डॉट पीएचपी में पेस्ट करके जो प्लगइन फीचर दे रहा होता है वही फीचर आप अपने थीम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप प्लगइन डेवलपमेंट में सीखेंगे वो आपका थीम डेवलपमेंट का पार्ट भी उसमें कंसिडर हो सकता है। ठीक है, मतलब वो एज ए वैल्यू एडिशन है आपके थीम डेवलपमेंट के लिए भी, तो उसको आप सेपरेटली ना लें। तो नेक्स्ट डेज हम वही पढ़ेंगे। अभी हम ये देखने लगे हैं कि थीम्स में चाइल्ड थीम क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज हमने ये अभी मिस किया है, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो बाकी थीम्स देखते हैं, यहाँ पे एक न्यू थीम ऐड करते हैं। ओके, इसे सर्च होने दें। जल्दी से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि हमारी थीम की इमेज होगी, और मैं इसको भी एक इंस्टॉल कर लेता हूँ तब तक। तो हम इमेज डाउनलोड करते हैं जो कि हमने थीम की इमेज लगानी होगी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी इमेजेस, आई गुड गुरु थीम के लिए मैं एक इमेज डाउनलोड करना चाह रहा हूँ जो हम एज ए थीम इमेज यूज करेंगे। सर जहाँ तक मुझे आइडिया है, थीम इमेज तो वो थी ना जिसमें हम थोड़ा सा बताते हैं कि इससे हमारी वाली थीम में यहाँ लेफ्ट साइड पे होगा मेन्यू, इसमें ये फीचर्स होंगे ऊपर। तो आप तो बिल्कुल सिंपल पिक्चर्स ले रहे हैं, तो वो हमारी थीम को किस तरह रिप्रेजेंट करेगी? आई मीन जिस तरह 2020 किया उसके ऊपर लिखा होता है, या एक है जिसमें वो चिड़िया बनी होती है पता चलता है। तो ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, या वैसे ही अभी हाल फिलहाल यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हम फीचर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ इमेज को किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है ना, तो आप जब आप लोग करेंगे तो आप खुद से उनको डिज़ाइन करें या आप इंटरनेट से कोई अवेलेबल यूज़ कर लें। तो मैं तो सिर्फ लिमिटेड टाइम है, तो अभी मैं अगर डिज़ाइन करने बैठूंगा तो टाइम हो जाएगा काफ़ी, इसलिए मैंने नेट से डाउनलोड कर लिया। तो सर डिज़ाइन हम किस तरह ठीक है, करेंगे? और सर डिज़ाइन आप आप कोई भी हुक्स वगैरह यूज़ नहीं कर लें, कैनवा। करवाएंगे? हुक्स और फिल्टर्स वगैरह जो क्या चीज़? जो कि आपको हुक्स और फिल्टर्स जो कि एग्जिस्टिंग थीम में अगर आपने अपने फंक्शंस वगैरह ऐड करने हैं, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए वो जी यूज जी, होती है ना। जो जो एक्शन हुक्स हैं वो हमने काफ़ी पढ़ी हैं, मतलब कुछ हद तक पढ़ी हैं, जो जो हमें चाहिए थी विजेट को इंक्लूड करने के लिए, स्टाइलिंग को और साइड बार्स को। तो जो फिल्टर हुक्स हैं वो हम उधर पढ़ेंगे प्लगइन्स में। ठीक है, क्योंकि प्लगइन्स जो हैं वो पोस्ट के नीचे कोई और चीज़ हमने ऐड करनी है या और कोई फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो विजेट उधर प्लगइन्स में यूज हो रही होते हैं, तो ऐड फिल्टर्स हम वहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल, प्लगइन्स में, इसीलिए मैंने कहा था कि जो हम प्लगइन्स में पढ़ेंगे वो चीज़ें आप थीम्स में भी यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने थीम्स में कवर की हैं, कुछ चीज़ें हम प्लगइन्स में कवर करेंगे। स्क्रीन शॉट, अच्छा, जो एक थीम की इमेज लगानी होती है उसका नाम आपने ये रखना होता है स्क्रीन शॉट डॉट पीएनजी। ठीक है, तो अभी वो एम्प्टी सा शो हो रही थी, मतलब कुछ शो नहीं हो रहा था हमारी थीम इमेज के ऊपर। तो मैं अभी देखता हूँ थीम के ऊपर के कुछ शो हो रही है इमेज। ठीक है, तो ये अब इमेज शो हो रही है थीम एज ए थीम इमेज। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अब डिज़ाइन कर लें कैनवा से या कोई यूज़ कर लें नेट से, तो ये आप पे डिपेंड है। तो इस सर तरह से आपने बस इस पे एडवर्टाइजर ऐड किया है ना? सिर्फ मैंने उसका नेम चेंज किया है, स्क्रीन शॉट डॉट पी। ठीक है, तो यही नाम आपने रखना है। ठीक है। जी, तो अब हम देखते हैं कि चाइल्ड थीम्स क्या होते हैं। तो ये जैसे मैंने एक्टिवेट किया 2024। अच्छा, जो 2024 थीम है ये वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट थीम है। और इनमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये थीम बहुत अच्छा लगा है, आप चाह रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और मैं इसको यूज़ कर सकूं, लेकिन ये कुछ हद तक लिमिटेड है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन कुछ फीचर्स चाह रहे हैं कि इसमें और भी होने चाहिए थे जो कि मैं यूज़ कर सकूं। ठीक है, आपको थीम पसंद है लेकिन कुछ फीचर्स मिसिंग है, तो आप चाह रहे हैं कि इसमें मैं और फीचर्स ऐड करूं। तो होता क्या है कि जब आप और फीचर्स ऐड करते हैं इसमें, और 1 मंथ बाद या 15 डेज बाद इस थीम का अपडेट आता है कोई, तो जो भी आपने फीचर्स ऐड किए होते हैं चाइल्ड थीम के थ्रू, मतलब इस कोड इस थीम के अंदर,
सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ कि जो भी फीचर आपने डायरेक्ट इस थीम के कोड में ऐड किए होते हैं, वो जब भी अपडेट आता है तो अपडेट जो ऑथर कर रहा है उसको नहीं पता कि आपने थीम के कोड में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। तो वो ओवरराइट हो जाएंगे आपके कोड के ऊपर, और आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो सारे के सारे वो जो अपडेट आएगा उसके साथ ओवरराइट हो जाएंगे। तो मतलब आपकी जो मेहनत है वो सारी इसमें खराब हो जाएगी। तो इसके लिए यूज होता है चाइल्ड थीम, कि आप इसका चाइल्ड थीम क्रिएट करें, इसके जो फीचर्स हैं वो भी यूज करें, और जो खुद से आप फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं वो अब चाइल्ड थीम में ऐड कर दें। तो और एक्टिवेटेड थीम एज चाइल्ड थीम को रखें, तो जो भी अपडेट आएगा वो आपकी वेबसाइट को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे जैसे आपने फीचर्स ऐड किए होंगे वो वैसे ही रहेंगे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये फीचर होता है चाइल्ड थीम का। जी, किसी को कॉन्सेप्ट में समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने में? क्लियर है सर। ओके मैं मारिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, कोई और रिपीट करना चाहे जो मैंने अभी बताया? मैं कर सकता हूँ। जी सर। बेसिकली हम चाइल्ड थीम जो है वो इसलिए बनाते हैं कि जब हमने थीम में कुछ अपने फंक्शंस ऐड करने हो, तो अपनी चेंजेस वगैरह करने हो, जैसा कि अभी हमने सीखा है। कोई किसी एग्जिस्टिंग थीम में यही फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं, तो अगर हम उस थीम की फाइल्स पे हम अगर वो चेंजेस करते हैं, तो उसका इशू ये है जब उस थीम की अपडेट आएगी ना, तो वो सारे के सारे चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने वो चाइल्ड थीम बनाते हैं। तो उसमें फिर आप अपना जितना भी कोड लिखेंगे वो ऐसे मैसे ही रहेगा, और थीम अपडेट भी होगा तो फिर भी इसमें जो हमारे हमारे किए हुए चेंजेस है ना वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, तो इशू नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने अब थर्ड थीम बनाते हैं अपनी फंक्शनलिटीज को ऐड करने के लिए, थीम की फंक्शनलिटी को एनहेंस करने के लिए। जी सर, थैंक यू। मैं फिर थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, इसकी मैं फ्रंट पेज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये शो हो रहा है। और अब देखेंगे यहाँ पे सैम्पल पेज एक शो हो रहा है। और इसमें अब अपीयरेंस में देखेंगे, जब हमारा थीम था तो उसमें एक और भी फीचर थे, विजेट्स था, मेन्यूज थे, और कस्टमाइज के ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह का, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये जो फ्रंट पे सही शो हो रहा है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, या जो ये इमेज है इसकी विड्थ ठीक नहीं लग रही, ये जो लोगो है मैं इसको इस साइड पे शो करवाना चाह रहा हूँ। मतलब अपनी चॉइस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू में एक अपना ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कि जनरली आप क्या करेंगे कि इस थीम के फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। 2020 के फोल्डर में जाएंगे और उसको एडिट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब आप एडिट कर दिया आपने और सारी चेंजेस आपने इम्प्लीमेंट कर ली, लेकिन कुछ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद इस थीम का अपडेट आया, तो जिसने अपडेट करना है उसको तो नहीं पता कि आपने इस थीम में कुछ चेंजेस भी किए हुए हैं। वो कोड जो होगा वो पूरा पिछले वाला ही उसमें इम्प्लीमेंट करेगा, और जो उसने अपडेट किया होगा तो वो पूरा कोड ओवरराइट कर देगा, क्योंकि आपने अपडेट पे क्लिक किया था। तो जो उसने थीम जिस तरह से डेवलप किया होगा उस तरह ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम चाइल्ड थीम्स क्रिएट करते हैं अपने, और चाइल्ड थीम को पेरेंट थीम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जो भी हमें न्यू फीचर चाहिए होते हैं वो हम अपने चाइल्ड थीम में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसमें। तो वो जब भी अपडेट आता है फिर वो इसको ओवरराइड नहीं करता, ठीक है। तो चाइल्ड थीम क्रिएट करने के लिए मैंने इसको कॉपी किया, इसी इसी फोल्डर को, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैंने इसका फोल्डर का नाम रख दिया चाइल्ड, ठीक है। मतलब इसको मैंने कॉपी किया और इसका तो वो तो फोल्डर का याद नाम रख करना, दिया। जब फुफी ने खुद कॉल किया सिम पे तो उन्हें हमारा नंबर पता होगा तो की नहीं है ना। नहीं। मैम आपका माइक ऑन है शायद। ओके।
तो अब यहाँ पे 2024 है और मैंने इसका फोल्डर क्रिएट कर लिया 2024 चाइल्ड के नेम से। और इसमें सिर्फ हमें, एक्चुअली मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ। तो इसमें हमें दो फाइल चाहिए, एक चाहिए style.css। जस्ट एक सेकेंड, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इस जो अभी हमने फोल्डर बनाया है उसको ओपन करता हूँ। तो इसमें हमें दो फाइल चाहिए होती हैं, एक चाहिए style.css और एक चाहिए function.php। style.css में हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे, अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी चाहिए तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। style.css और function.php। ओके, तो मेन हम इम्प्लीमेंट जो बताते हैं कि हम हमारा ये थीम चाइल्ड है वो हम style.css में बताते हैं। तो मैंने कमेंट्स में यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कमेंट्स में, ठीक है। तो कमेंट्स में जो आर्गुमेंट लिखने होते हैं वो अभी मैं लिखने लगा हूँ, और ये एज इट इज लिखने होते हैं। थीम नेम, और थीम नेम आपने लिखना होता है जो आपके थीम का मेन थीम का नेम हो 2024, और इसके साथ आपने चाइल्ड, ठीक है। और इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, चाइल्ड थीम फॉर 2024। ओके, तो ऑथर का नेम दे देते हैं। ये जो अभी लिखने लगा हूं मैं, इसका नाम है टेम्पलेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टेम्पलेट में आपने जो आपके पेरेंट थीम का नाम होता है वो पास करना होता है, ठीक है। जो आपका पेरेंट थीम होगा, पेरेंट थीम मतलब जो मेन थीम है वो इसमें हमने पास करना होता है। तो मैंने अभी इसको सेव कर दिया। अभी function.php मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरा 2024 चाइल्ड थीम आ गया। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे, और अभी के लिए हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन अब जो हमने चेंजेस करने हैं इसमें, वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से करने हैं, और चाइल्ड थीम के थ्रू किस तरह से करने हैं वो। ठीक है, पहले तो मुझे जो इसकी style.css है वो लिंक करनी पड़ेगी। फंक्शन मैं लिख देता हूँ चाइल्ड थीम स्क्रिप्ट्स, और इसमें मैं अपनी इस फाइल को लिंक कर देता हूँ, wp इंक्यू स्टाइल, ठीक है। यहाँ से तो ये है चाइल्ड थीम स्टाइलिंग, और गेट थीम फाइल यूआरआई, और इसमें मैंने इसका पाथ देना है जो मेरी फाइल है, style.css, और यहाँ पे ऐड एक्शन हुक जो है वो हम कॉल करेंगे। तो wp इंक्यू, ठीक है, ये वाला जो हम स्क्रिप्ट्स करते हैं जिनको जिससे कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। और यहाँ पे चाइल्ड थीम स्क्रिप्ट्स, ठीक है। जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा था उसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अब इस सी एस एस की फाइल से मैं क्या करता हूँ कि मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखता हूँ जो हमारी वेबसाइट लाइव है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारी जो स्टाइलिंग है वो लिंक हो गई है। जी, तो अब मैंने थीम जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है, जो चाइल्ड थीम है वो थीम एक्टिवेट है, और मैं उसी की फाइल में जो ये जो स्टाइलिंग है वो लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो रही है।
ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और अब अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आपने कहा कि इसका पेरेंट थीम जो है वो 2024 है, क्लियर है सर। यही कहा ना? जी जी। जी जी। तो ये फिर ऊपर साइड टाइटल में आई कोड गुरु क्यों शो हो रहा है? आई कोड गुरु तो हमारा ये वाला थीम है ना, जो हम जिसके ऊपर हम पहले काम कर रहे थे। एक्चुअली ये ये इसलिए शो हमने हो रहा यहाँ है पे क्योंकि सेटिंग्स में दिया था आपने अच्छा ठीक है, लगी समझ। कि जी मैम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बिजनेस में, यहाँ पे मेन्यू को नहीं शो हो रहा, तो हम मेन्यू को रजिस्टर करके देख लेते हैं एक। ठीक है, रजिस्टर्ड नैव मेन्यू। तो ये लोकेशन है प्राइमरी, क्योंकि इस जो 2024 है इसमें मेन्यू बाय डिफॉल्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम्स है और एडिटर है। तो आपने कोई मेन्यू यूज़ करना है कहीं पे, तो आपको खुद से यहाँ पे करना पड़ेगा। मेन्यू 1। तो ये मैंने सिंगल मेन्यू रजिस्टर किया। अब देख सकते हैं कि मैं चाइल्ड थीम में चेंजेस कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। और जो मेरा मेन थीम है उसकी स्टाइलिंग जो है वो भी मतलब एज इट इज़ है, जैसे पहले थी। और चाइल्ड थीम के थ्रू मैं एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहा हूँ उसमें। तो अब चाइल्ड थीम की इस तरह से इमेज भी अपडेट कर सकते हैं जिस तरह से अभी की है। तो अब इस तरह से इसमें कर सकते हैं चेंजेस। जैसे मेन थीम में हम फीचर्स ऐड करते हैं, इसी तरह से आप फंक्शन डॉट पीएचपी में चाइल्ड थीम के जो चाहे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, तो यहाँ पे अब जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्डप्रेस की बूट कैम्प में लास्ट में एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, वो आपके रिज्यूमे में ऐड होता है। देन आपकी रिज्यूमे जो है फॉरवर्ड की जाती है कंपनी को, डब्ल्यूपी ब्रिगेड को। तो थीम का पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है। तो आपको एक जो है वो प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, और वो सबने करना है, सब पे लाजमी है कि वो उनको कंप्लीट करें। और जो भी आपके उसमें से क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी डेली बेसिस पे, आप लोग आके पहले प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि आपने क्या काम किया है। और जो कोई प्रॉब्लम होगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में हम ये काम करेंगे, और सेकंड टाइम में जो टाइम बचा उसमें या एक स्पेसिफिक हम स्पेसिफाई कर लेंगे, उसमें हम प्लगइन्स पढ़ेंगे। और प्लगइन्स हम पढ़ेंगे, मेरा जो मैंने माइंडसेट बनाया कि एक एक प्लगइन हम बनाएं और एक विजेट हम बनाएं। ठीक है, दो। और थर्ड एक और एपीआई के साथ काम करना देखें कि हम एपीआई के साथ किस तरह से काम करते हैं, और लाइव डाटा जो है फैच करें किसी भी एपीआई के साथ। तो वो एपीआई के साथ काम करना भी हम देखें। तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे इसमें। जो विजेट्स होते हैं वो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पे होते हैं शो। और जो प्लगइन्स होते हैं उनका भी हम मेन्यू रजिस्टर कर सकते हैं, मेन या सब मेन्यू। तो इस तरह से हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो थीम जो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह चूज करना है, HTML CSS टेम्पलेट्स। यहाँ से किसी भी एक वेबसाइट से आपने एक टेम्पलेट उठाना है। मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था आईकोड गुरु वाला, ठीक है, मतलब आईकोड गुरु वाला वो भी किसी का HTML CSS का ही प्रोजेक्ट था, तो मैंने उसको थीम में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था। आप लोग यहाँ से इस वेबसाइट से कोई भी टेम्पलेट उठाएं और उसको पहले स्टैटिक पेजेस बनाएं। ठीक है, मतलब उनको HTML CSS को एक दफ़ा लिंक करें सारी स्टाइलिंग और स्क्रिप्ट्स। देन उसके जो चीज़ें हैं उसको डायनामिक करना शुरू करें, एक थीम का पेज रजिस्टर करें, उसमें ऑप्शंस दें जितनी आप उसमें कर सकते हैं, जो डेज हैं हमारे पास उनमें। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि लास्ट पे जब आप जॉब के लिए जो है वो डब्ल्यूपी ब्रिगेड में आप लोग सीवी अपनी सबमिट कराएंगे, तो सीवी के साथ साथ आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पे आपकी सारी जो असाइनमेंट्स हैं, उन असाइनमेंट्स के वो लिंक्स वगैरह वो भी उस फॉर्म में आपको देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो जिसने मतलब असाइनमेंट्स अभी तक सारी कंप्लीट नहीं की हैं, तो एट द एंड आपको जो है वो, मुझे ऐसा फील होता है कि वो फिर बर्डन हो जाता है सारी असाइनमेंट्स का। तो आप थोड़ी थोड़ी करके साथ साथ कंप्लीट करें, बिकॉज वो एट द एंड सारी जो है वो भी अटैच होंगी। आपका फाइनल प्रोजेक्ट भी अटैच होगा, आपकी सीवी भी अटैच होगी, देन आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंपनी को फॉरवर्ड की जाएगी। जी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। सर जो कुछ आपने सिखाया वो तो हमें पता है कि उसको डायनामिक कैसे करना है, आपके ख्याल में इसके अलावा हम क्या क्या डायनामिक कर सकते हैं? ठीक है, ये हम प्लगइन्स में पढ़ेंगे कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अभी तक जो मेरे जहन में थे, एक थीम कस्टमाइजर एपीआई होती है। अभी मैंने जो आपको पढ़ाई है ऑप्शंस एपीआई, कि हम डेटाबेस में ऑप्शंस किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ डाटा किस तरह से लिंक करते हैं। एक और होती है थीम कस्टमाइजर एपीआई, ठीक है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ अपीयरेंस में जाते हैं तो आपको ना एक कस्टमाइजर का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ पे भी वैल्यूज सेव हो जाती हैं और उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अभी हम करेंगे कवर, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, इस प्लगइन डेवलपमेंट में ही कर लेंगे। ठीक है, तो वो तो मेरे सर ख्याल फिर से जो। हाँ आपने कहा ना कि आपने जी मैम। डायनामिक करना है एक टेम्पलेट लेके, तो फिर इसमें तो हम वही डायनामिक कर सकते हैं ना कि जो अभी तक हमने सीखा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप चाह रही हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कुछ पूछें कि ये जो है किस तरह से डायनामिक करना है, कोई एक पार्ट जो आपको लग रहा है कि ये जो है डायनामिक करना मुश्किल है। जैसे मैंने ऑप्शंस का बताया, ऑप्शंस एपीआई का, उसमें आप टेक्स्ट फील्ड एंटर टेक्स्ट फील्ड में जो डाटा आपने